अब हम पार्ट 2 पे आ जाते हैं चैप्टर के, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड कंप्लायंसेस। हमने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के बारे में पिछले वीडियो में देख लिया है। अब हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करते हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन था वो सेक्शन 5 में डील करता था और सेक्शन 6 के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को कौन गवर्न करता है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट यानी कि फेमा परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2000 ये गवर्न करता है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को कौन गवर्न कर रहा था? फेमा परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन ईयर 2000, दोनों के रेगुलेशन 2000 ही है। जब आप आंसर लिखते हैं तो इट वुड बी हेल्पफुल अगर आप इसको मेंशन करें, किसको? रेगुलेशन के नाम को। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अलाउड होती है, हाँ भाई साहब अलाउड होती है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। जनरल रूल बोलता है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रीली अलाउड है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का जनरल रूल बोलता है कि यार दीज आर नॉट अलाउड, सब्जेक्ट टू सम परमिशंस। ठीक है, आरबीआई हैज द पावर टू स्पेसिफाई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन व्हिच आर परमिसिबल। उधर स्पेशली आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ रहा था, इस बार इधर स्पेशली आपको परमिट करना पड़ रहा है। ठीक है, एंड लिमिट ऑफ टू व्हिच फॉरेन एक्सचेंज शैल बी एडमिसिबल फॉर सच पर्पस। ठीक है, ऑलराइट। Reserve Bank shall not impose any restriction on the withdrawal of foreign exchange for payment due on account of amortization of loans or for depreciation of direct investment in the ordinary course of business। तो भाई साहब ये सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर आप ये दो स्पेसिफिक दो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, मतलब किसी को लोन चुका रहे हो, उसमें आरबीआई लिमिट नहीं लगा सकता। ऐसे तो मतलब जैसे इंडिया को बहुत सारे लोन चुकाने आईएमएफ को, तो अपन रेस्ट्रिक्शन लगा दे भाई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, आप लोन नहीं चुका सकते हो, बढ़िया, ऐसे तो मजा आ जाएगा। या फिर फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारा कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, उसकी वैल्यू गिर रही है, हमें और पैसा लगाना पड़ रहा है, या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ देना, बाकी सब है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में अब दो चीजें हैं जो परमिसिबल कैटेगरी है, उसकी हम बात कर लेते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में, परमिसिबल वाली ही बात करें। कैपिटल अब इसमें भी दो है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बाय पीआरआई यानी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया योगेश, एग्जांपल के हिसाब से पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया उमेश। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया में इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी की बात करें तो फॉरेन सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं परमिसिबल है। फॉरेन करेंसी लोन अगर आप बाहर से ले रहे हो, जो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हम चैप्टर में पढ़ेंगे, तो सब्जेक्ट टू ईसीबी गाइडलाइंस परमिसिबल है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया परमिसिबल है। गारंटी इशूड इन फेवर ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया परमिसिबल है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट या होल्डिंग ऑफ करेंसी या करेंसी नोट परमिसिबल है। लोन ओवरड्राफ्ट फ्रॉम या जो भी बोरोइंग कर रहे हैं पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया यानी कि योगेश उमेश से पैसे ले रहा है, परमिसिबल है। मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया ऑब्वियसली परमिसिबल है। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेना वो भी परमिसिबल है। लोन या ओवरड्राफ्ट परमिसिबल है। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स बिल्कुल परमिसिबल है, कोई कैपिटल एसेट्स में बाहर भेज रहा हूँ पैसा, वो भी परमिसिबल है। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स इन इंडिया, एडीआर जीडीआर वगैरह परमिसिबल है। बेसिक ट्रांजैक्शन है बॉस, इधर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर का बंदा इंडिया में कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इधर का उल्टा है, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी, तो इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी कैपिटल इन इंडिया अलाउड है। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अलाउड है, सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शन। हाँ आगे आएगा। गारंटी इन फेवर ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, अगर इधर हम दे रहे थे गारंटी इशूड इन फेवर ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया अलाउड है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी या करेंसी नोट्स अलाउड, सेम उधर जैसा। डिपॉजिट बिटवीन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया एंड अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, योगेश उमेश के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया अलाउड। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट्स इन इंडिया। बॉस ये जो कुछ पॉइंट्स है ना, 6 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी 7 पॉइंट्स है। अगर आपको ये याद रख सकते हो ये 7 पॉइंट, तो इसका उल्टा, ठीक उल्टा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए, और सेम वाइस वर्सा पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। वाइस वर्सा एज इन नाम बदल रहा है, ट्रांजैक्शन सेम है, कंट्री 1 टू कंट्री 2, कंट्री 2 टू कंट्री 1। ठीक है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई बाहर का व्यक्ति, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन की बात चल रही है बॉस,
एंटिटी की नहीं। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी कंसर्न या एंटिटी वेदर इनकॉर्पोरेटेड नॉट, मतलब किसी बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पैसा नहीं लगा सकता है। ठीक है बॉस। फिर विच इज एंगेज्ड इन, ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज एंगेज्ड या प्रपोज टू एंगेज इन बिजनेस ऑफ चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर या प्लांटेशन एक्टिविटी, या ऐसी कंपनी विच यूजेस such funds for discharge or debt or liability denominated in foreign exchange up to the limits allowed by RBI। तो ये चीजों में स्पेसिफिकली बंदा पैसा नहीं लगा सकता है। अब ये सब छोड़ दो, पीरियड ऑफ सरेंडर आपकी सिलेबस के लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। ये अब एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। possession and retention of foreign currency या foreign coins। possession and retention of foreign currency या foreign coins में ऐसा है कि ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ये 5 में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये सवाल है सेक्शन 3 रेगुलेशन 4 या सेक्शन 4 रेगुलेशन 3 ऑफ फीमा, इसके अंदर ये है। इसमें मेजरली ये डिस्कस किया गया है कि कौन व्यक्ति कितना फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रख सकता है। तो पहला पॉइंट है कि भाई ऑथराइज्ड डीलर एडी कैन रिटेन एंड पोसेस फॉरेन करेंसी विदाउट एनी लिमिट। सिंपल सी बात है भाई, बैंक तो रखेगा ना। दूसरा पॉइंट आपको बताना है, नॉर्मल पर्सन, एनी पर्सन कैन होल्ड फॉरेन कॉइंस विदाउट एनी लिमिट। कॉइंस आप कितने भी रख सकते हो। तीसरा है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कैन रिटेन या पोसेस फॉरेन करेंसी नोट, बैंक नोट या फॉरेन करेंसी ट्रैवलर्स चेक, वही हमने पढ़ा था, पीसीटी जो भी है, नॉट एक्सीडिंग यूएस डॉलर 2000, मतलब आपके लिए करेंसी की लिमिट है यूएस डॉलर 2000, इससे ज्यादा आप कैश नहीं रख सकते। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप डीडी के पास जमा करो, ऑलराइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब पैसा वापस ले जाना। वापस कौन ले जा रहा है, कैसे ले जा रहा है, कितना ले जा रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम ऑथोराइज्ड डीलर के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। 1 मिनट का टाइम, पानी पिएगा। रेमिटेंस ऑफ एसेट्स देखेंगे। रेमिटेंस ऑफ एसेट्स का मतलब है, रेमिटेंस ऑफ assets is governed as per foreign exchange management remittance of assets regulations 2016। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन थी उसको कौन गवर्न कर रहा था, फेमा परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रेगुलेशन 2000, उसमें कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2000, इसमें रेगुलेशन 2016 रिसेंट का है बॉस। रेमिटेंस बाय इंडिविजुअल नॉट बीइंग एनआरआई या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसा व्यक्ति अगर रेमिटेंस करे तो क्या सर, रेमिटेंस क्या होता है एक बार और बता दो। स्पेसिफिकली रेमिटेंस ऑफ एसेट्स क्या होता है वही बता दो। ठीक है बॉस, आप बोलोगे तो बताना तो पड़ेगा। तो रेमिटेंस ऑफ एसेट मींस रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया, बाहर पैसा ले जा रहे हैं, ऑफ फंड्स एज पर फेमा इन अ, या तो डिपॉजिट विद बैंक, फर्म या कंपनी के फॉर्म में हम पैसा बाहर ले जाए, प्रोविडेंट फंड में डाल दें, क्लेम या मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले जाए, सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर, सिक्योरिटी, मूवेबल प्रॉपर्टी ले जाए, या एनी अदर एसेट हेल्ड इन इंडिया। इन एसेट्स के अलावा जो पैसा इंडिया में था उस पैसे को हम वापस फॉरेन में ले जा रहे हैं। दिस इज रेमिटेंस ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, इंडिया से वापस ले जा रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ रेमिटेंस ऑफ एसेट आउटसाइड इंडिया, क्लियर है। कंडीशन ऑफ रेमिटेंस, रेमिटेंस की क्या कंडीशन, मतलब रेमिटेंस अलाउड है, हाँ अलाउड है। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन रेमिटेंस विल बी डन थ्रू एडी, किसी ऑथोराइज्ड डीलर से ही होना चाहिए। ठीक है सर, हम कर लेंगे। एडी विल डू द रेमिटेंस फॉर फॉरेन नेशनल, हाँ फॉरेन नेशनल के लिए करेगा, हमारे लिए अलग रूल है, उसमें भी एडी करता है बट अलग चीज है।
पर्सन हैज रिटायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इंडिया तो वो कर सकता है। पर्सन हैज इनहेरिटेड फ्रॉम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वो भी कर सकता है। पर्सन इज अ नॉन रेसिडेंट विडो या widower and has inherited assets from his या her deceased spouse who was an Indian national resident। भाई साहब कंडीशन फॉर रेमिटेंस फिर से एक बार पढ़ेंगे। रेमिटेंस विल बी डन थ्रू एडी। एडी मतलब ऑथराइज्ड डीलर के थ्रू होगा और ऑथराइज्ड डीलर ही तो रेमिटेंस करेगा फॉरेन नेशनल के लिए। एक कंडीशन और मैं इसमें लिखवा देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, अगर जो रेमिटेंस है वो इंस्टॉलमेंट्स में है तो सारी इंस्टॉलमेंट्स का जो रेमिटेंस होगा वो एक ही ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू होगा, एक ही एडी बैंक आपको चुनना पड़ेगा, सारी इंस्टॉलमेंट उसी के थ्रू भेजना पड़ेगी। तो रेमिटेंस एडी से होगा। फिर जो पर्सन है वो इंडिया से अगर एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो रहा तो भाई यहाँ उसने कमाया होगा, एसेट्स इकट्ठे किए होंगे तो वो तो रेमिट करेगा ना, उसके लिए अलाउड है। या कोई व्यक्ति ने पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं बाहर रह रहा हूँ, मेरा इंडिया में कोई संपत्ति थी तो मैं अपने बच्चे को वहां पे दे दिया, उसको इनहेरिट करवा दिया, मैं मर गया तो वो भी ले जा सकता है। पर्सन इज नॉन रेसिडेंट विडो, नॉन रेसिडेंट विडो वो यहाँ का नहीं है पर उसका कोई भी स्पाउस जो है वो यहाँ था, इंडियन नेशनल रेसिडेंट था, तो उसकी प्रॉपर्टी भी ले जाने का अधिकारी है वो। ठीक है, रेमिटेंस कर सकते हो। क्या कंडीशन है? रेमिटेंस शुड नॉट एक्सीड $1 1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। एक साल में $1 मिलियन ही ले जा सकते हो। Above limit shall not include 1 million 10 लाख। Above limit shall not include sale proceeds of assets held on repatriation basis। अब ये दूसरे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, पर इतना ध्यान रखिए कि ये जो अगर कोई रिपाट्रिएशन बेसिस पे अगर कोई एसेट्स है तो उसमें $1 मिलियन वाली लिमिट अप्लाई नहीं होती, पूरा एक साथ ले जा सकते हो। If remittance is done in installment, then remittance should be made through same AD, ये जो मैंने अभी ऊपर पाया हमने बात की। अब है रेमिटेंस बाय फॉरेन स्टूडेंट स्टार्टिंग इन इंडिया। कोई विदेश का बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है तो ऑल द बैलेंसेस इन द अकाउंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट स्टार्टिंग इन इंडिया में बी रेमिटेड अब्रॉड आफ्टर ही हैज कंप्लीटेड स्टडीज। उसने अगर अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो बाद में यार उसके खाते में कुछ पैसा होगा उसे वापस ले जाने दो। ऐसा तो नहीं कर सकते इंडिया में, नहीं भाई यही छोड़ के जाना पड़ेगा, पॉसिबल नहीं है। ओनली दोज फंड कैन बी रेमिटेड व्हिच वाज रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग नॉर्मल बैंकिंग चैनल। अब या ड्यूरिंग नहीं, थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल सिर्फ वही पैसा वापस ले जा सकते हैं जो कि नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू लाया गया था। स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कैन आल्सो बी रेमिटेड। स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप ले जा सकता है, अर्निंग के लिए अलग रूल होंगे अगर उसने जॉब करके कमाया होगा। ठीक है, तीन चीजें, जो उसके खाते में है वो पैसा ले जा सकता है, जो नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू आया वही ले जा सकता है, स्टाइपेंड स्कॉलरशिप सरकार से मिली है या किसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया से मिली है वो भी ले जा सकता है। खत्म, 3 नंबर में पूछे जाने 2016 पता नहीं शायद, हाँ। रेमिटेंस बाय एनआरआईज या पीआईओज, एनआरआई या नॉन रेजिडेंट इंडियन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भी इनका क्या है। तो रेमिटेंस विल बी डन थ्रू एडी। भाई कंडीशन में ना ये फिक्स है कि रेमिटेंस एडी के थ्रू होगा और नॉर्मल केसेस में $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी आप अगर पैसा वापस ले जा रहे हो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि वो आप उसके हकदार हो। बैलेंसेस इन देयर नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट एनआरओ अकाउंट वो भी रेमिट कर सकते हो। सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स या एसेट्स एक्वायर्ड इन इंडिया बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस लेगेसी। अब इनहेरिटेंस लेगेसी ये अलग से बताने की जरूरत नहीं, ऊपर हमने डिस्कस किया, वो भी ले जा सकते हो। Sale proceeds of an asset acquired under a deed of settlement made by either of his or her parents or a relative can be remitted। अब भाई मैं विदेश में रहता हूँ और मेरा कुछ सेटलमेंट हुआ, झगड़ा था, फैमिली पार्टीशन हुआ, उससे मेरे को पैसा मिला, मैं ले जा सकता हूँ फॉरेन। इफ रेमिटेंस इज डन इन इंस्टॉलमेंट तो रेमिटेंस सेम एडी से होना चाहिए। 3-4 पॉइंट फिक्स है। रेमिटेंस एडी के थ्रू होगा, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा नहीं, डॉक्यूमेंट एविडेंस देना है, इनहेरिटेंस लेगेसी ले जा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में हो तो सेम एडी से, सिंपल। फिर रेमिटेंस बाय कंपनी या एंटिटी, कोई कंपनी अगर पैसा ले जाना चाह रही है, एसेट्स का रेमिट करना चाह रही है, तो कंडीशंस फॉर रेमिटेंस डन विल बी डन थ्रू एडी, सेम चीज वही। रेमिटेंस बाय इंडियन कंपनी अंडर लिक्विडेशन, यहाँ थोड़ा सा ट्रिक है भाई, यहाँ हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो कंपनियां बंद हो रही है वो अगर पैसा यहाँ से ले जा रही है तो सिर्फ इतना ध्यान सोचो, तुम्हारा पड़ोसी घर छोड़ के खाली करके जा रहा तो उस खाली करके गली वाले तभी जाने देंगे जब हमारा पैसा चुका गया हो, किसी को मारकूट के नहीं भाग रहा हो, ठीक है, और राजी खुशी से जा रहा। तो सिंपल है,
रेमिटेंस बाय इंडियन कंपनी अंडर लिक्विडेशन ऑन डायरेक्शन इशूड बाय कोर्ट, अगर कोर्ट उसको बंद कर रहा है, या ऑर्डर्स इशूड बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप मे बी अलाउड बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग सबमिशंस। ये सबमिट करके ऑडिटर का सर्टिफिकेट कंफर्मिंग ऑल लायबिलिटीज इन इंडिया हैज बीन ईदर फुली पेड और एडिक्वेटली प्रोवाइडेड फॉर, या तो उसने पे कर दिया या उसके लिए पैसा अलग रख दिया। ऑडिटर सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट वाइंडिंग अप इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, या फिर अगर वाइंडिंग अप कोर्ट के ऑर्डर के अलावा हो तो ऑडिटर का सर्टिफिकेट कि कोई लीगल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट पेंडिंग नहीं है इंडिया में। तीन चीजों का ध्यान रखना कि भाई इंडिया की लायबिलिटी पूरी पे कर दी है या फिर एडिक्वेटली प्रोवाइड फॉर कर दिया गया है, ऑडिटर का सर्टिफिकेट की वाइंडिंग अप प्रॉपर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से है, या फिर इन केस ऑफ वाइंडिंग अप जो है वो अदरवाइज देन बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो तो ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट कोई लीगल प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट में पेंडिंग नहीं है। रेमिटेंस ऑफ वाइंडिंग अप प्रोसीड्स बाय ब्रांच ऑफिस, अब ये ब्रांच ऑफिस का कंपनी का अलग हो गया, ब्रांच का अलग है। देख लेते हैं भाई, अगर कंडीशंस फॉर रेमिटेंस इसमें देखते हैं कि रेमिटेंस विल बी डन थ्रू एडी, वही कंडीशंस है। Remittance will be allowed on closure or remittance of winding up proceeds of branch office या liaising office on submission of following documents, same डिट्टो वही है। पहला एक डॉक्यूमेंट ऐड होगा कि भाई साहब आरबीआई की परमिशन रिगार्डिंग स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, भाई आरबीआई ने अगर उसको परमिट ही नहीं की थी, वो इलीगल तरीके से इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोला हुआ था, तो वापस पैसा ले जाने ही नहीं देंगे। फिर ऑडिटर का सर्टिफिकेट शोइंग दैट हाउ द अमाउंट हैज बीन कैलकुलेटेड व्हिच इज टू बी रिपाट्रिएटेड आउटसाइड इंडिया, ये इसलिए कि कुछ इंडिया का ही एसेट होता है जो बाहर ले जाने नहीं देते, तो कैलकुलेशन कैसे किया, शोइंग स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कंफर्मिंग दैट ऑल एम्प्लॉयज ड्यूज हैज बीन पेड, कंफर्मिंग दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट हैज बीन कंप्लाइड विद, confirmation by branch office, BO मतलब branch office, LO मतलब liaising office, that no legal proceeding is pending, a report from ROC regarding compliance, Companies Act के provision comply किए हुए, बस ये चीजें हैं। फिर अगला टॉपिक है रेमिटेंस ऑफ एसेट्स रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल, ऐसा कुछ एसेट्स का रेमिटेंस जिसमें आरबीआई का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, मांगता है बाबा। तो प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक is necessary for remittance of assets in following cases। पहला, रेमिटेंस वही जो ऊपर पड़ा भाई $1 1 मिलियन से ज्यादा हो, एक्सेस में हो, मोर देन $1 1 मिलियन, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ लेगेसी, रिक्वेस्ट, इनहेरिटेंस, कोई भी ऊपर व्हाटसएवर रीजन हो, 1 मिलियन से ज्यादा है परमिशन लेना पड़ेगी, या बाय एनआरआई पीआईयू आउट ऑफ देयर बैलेंसेस इन एनआरओ अकाउंट, सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट, कुछ भी हो 1 मिलियन से ज्यादा लेना पड़ेगी। एंड हार्डशिप विल बी कॉस्ट टू अ पर्सन इफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया इज नॉट मेड टू सच अ पर्सन, इन लोगों के अलावा अगर करेगा तो हार्डशिप दिक्कत होगी उसको। नाउ ये ऑथराइज पर्सन कौन होता है, एडी, तो ये हम FEMA वाले एक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसकी ड्यूटी पढ़ चुके हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल हो सकता है वो पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडजुडिकेशन और अपील, भाई साहब ये अमूमन तौर पे नॉर्मली नहीं पूछा जाने योग्य टॉपिक है, बट फिर भी कभी पूछ लें, क्योंकि हमारा तो कोई ट्रेंड ही नहीं होता है, देयर इज वन ट्रेंड दैट देयर इज नो ट्रेंड, तो फिर भी हम इसे देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 10-12 मिनट लेगा। एडजुडिकेशन एंड अपील, भाई साहब अगर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कुछ कॉन्ट्रावेंशन हो जाए, कॉन्ट्रावेंशन म्हणजे ब्रीच ऑफ प्रोविजंस एंड नॉर्म्स अंडर FEMA, तो भाई हम एडजुडिकेट मतलब उस पर केस वेस चलेगा और अपील वपील है। अब सबसे पहले है इसमें क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, कौन अपॉइंट करेगा, तो सीजी, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब ए मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसका क्या रोल होगा, तो दे विल होल्ड इंक्वायरीज ऑन कंप्लेंट मेड इन राइटिंग बाय एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सीजी। फिर देयर आर 3 लेवल्स ऑफ एडजुडिकेशन अथॉरिटीज, डेप्यूटी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, या फिर डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जुरिस्डिक्शन, ये डेप्यूटी डायरेक्टर का क्या जुरिस्डिक्शन है, अगर 75 लाख तक का घपला है तो डेप्यूटी डायरेक्टर, 75 लाख से 1 करोड़ 75 लाख इसका, 75 लाख से 1 CR एडिशनल का, और बाकी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट का 1 CR प्लस। प्रोसीजर एडजुडिकेशन कैसे होगा भाई, कंप्लेन लिखित में होगी, कंप्लेन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो भी रेलेवेंट है, कंप्लेन शुड बी मेड टू रेलेवेंट adjudicating authority on receipt of complaint, adjudicating authority
शो कोज नोटिस इशू कर देगी। जो पर्सन जिसने कॉन्ट्रावेंशन किया उसको 10 दिन का टाइम दिया जाएगा रिप्लाई करने के लिए, वही अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। रिप्लाई आ जाएगा, उसके बाद एक फिक्स डेट ऑफ इंक्वायरी होगी, जो भी नीडेड है। पर्सन खुद आ सकता है, किसी लीगल प्रैक्टिशनर, सीए, सीएस, लॉयर जो भी है उनके थ्रू आ सकता है। और अगर हमें लगता है कि वो बंदा भाग जाएगा, पेनल्टी वेनल्टी नहीं देगा, तो उससे एक बॉन्ड भी भरवा सकते हैं, गारंटी अमाउंट भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रखवा सकती है। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं हम इस टॉपिक को। अब अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास कर दिया और बंदा उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो सेक्शन 17 के अंदर आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल डायरेक्टर जो होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर के अगेंस्ट की अपील सुनता है। अपील 45 दिन में फाइल की जा सकती है। अगर उससे ज्यादा डिले है तो सफिशिएंट कॉज आपको बताना पड़ेगा। पर्सन हु विल बी अपॉइंटेड एज स्पेशल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर कौन बन सकता है? तो स्पेशल डायरेक्टर बनने के लिए व्यक्ति को इंडियन लीगल सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। ही हैज हेल्ड अ पोस्ट इन ग्रेड 1 ऑफ दैट सर्विस, या फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में ही हैज हेल्ड अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर एक होता है एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976 शेल बी एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर फेमा। मतलब उस एक्ट में जो बना है वही इसमें भी एपेलेट ट्रिब्यूनल होगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल का क्या काम है? वही एपेलेट ट्रिब्यूनल में जो स्पेशल डायरेक्टर या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अदर देन दोज रेफर्ड इन सेक्शन 17, मतलब स्पेशल डायरेक्टर किसकी, एडिशनल या डेप्यूटी की अगेंस्ट की अपील सुनता है, और स्पेशल डायरेक्टर के अगेंस्ट वाली अपील या फिर जो अपना डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वाले उसके ऑर्डर के अगेंस्ट की अपील एपेलेट ट्रिब्यूनल सुनेगा। इसका भी वही है भाई, पेनल्टी वेनल्टी जो है वो बिफोर मेकिंग द अपील अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या स्पेशल डायरेक्टर शैल बी डिपॉजिटेड विद सीजी। बाद में आपको वेव ऑफ हो जाएगी, मिल जाएगा, पर अभी करना पड़ेगा। और अपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो उसके पास पावर है टू वेव ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिटिंग पेनल्टी बिफोर फाइलिंग अपील। ठीक, क्लियर? अपील 45 दिन में लगाओ, 45 दिन के बाद भी भाई साहब आप कर सकते हो फाइल, सफिशिएंट कॉज अगर बता दो तो। अपीलेट ट्रिब्यूनल विल गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू सामने वाले पर्सन को। कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है वो पार्टीज ऑफ अपील को भेज दी जाएगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल है तो जल्दी डिस्पोजल करेगा केस का 180 दिनों के अंदर। अपीलेट ट्रिब्यूनल से अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मरो, हाई कोर्ट के पास जाओ, 60 दिनों के अंदर अपील फाइल करो, सफिशिएंट कॉज होगा तो 60 डेज से भी ज्यादा एक्सटेंशन मिल जाएगा। फिर भाई हमने बार बार डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट पढ़ा है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर के अलावा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ एनफोर्समेंट, एडिशनल डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। इनके पावर क्या होते हैं, क्या काम होता है? तो इनके पास सेम पावर होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास होते हैं, जैसे पावर रिगार्डिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, सर्च एंड सीजर, पावर ऑन रिक्विजिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, पावर टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ अब ये आखिरी टॉपिक हमारा बचता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग पढ़ने से पहले कंपाउंडिंग आप समझ लें क्या होता है। कंपाउंडिंग इज समथिंग जो मैं खुद कह दूं हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूं, माफ कर दो भाई साहब, तो दैट्स इट। कंपाउंडिंग ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, गलती हो गई भाई, अब मार लो, हो गया यार, मत करो यार, पेनल्टी लगा दो, मतलब समझ लेते ना यार, गलती हो गई मेरे से। एक इनकम टैक्स ने भी एक कंपाउंडिंग से रिलेटेड स्कीम लॉन्च कर दी थी, विवाद से विश्वास की स्कीम। क्या आपके पास काला धन है, 40% टैक्स भरो, 30% या जो भी टैक्स था भरो, और हम आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। बढ़िया है यार, वैसे ही कंपाउंडिंग है। एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग, तो कंपाउंडिंग एप्लीकेशन इज मेड टू कंपाउंडिंग अथॉरिटी। ऑब्वियसली अथॉरिटी कौन होती है आगे टॉपिक में देखेंगे। एप्लीकेशन कैन बी मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एडजुडिकेशन और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन, बट नॉट आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ पेनल्टी थ्रू एडजुडिकेशन। अगर आपका झगड़ा चल रहा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से, तो आप झगड़ा शुरू हुआ उसके पहले भी कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, झगड़ा चल रहा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, कोर्ट ने ऑर्डर ही पास कर दिया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया कि नहीं भाई आप गलत हो, आप पेनल्टी भरो, तो बोल रहा है मेरे से गलती हो गई, कम कर लो। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी होता है। बाद में पेनल्टी या ऑर्डर पास होने के बाद नहीं कर सकते हो कंपाउंडिंग के लिए अप्लाई, पहले करना पड़ेगा। ठीक है, कंपाउंडिंग की भी बहुत अच्छी बात है कि कंपाउंडिंग एप्लीकेशन 180 डेज में डिस्पोज करना है। कंपाउंडिंग अमाउंट डिटरमाइंड शुड बी पेड इन 15 डेज। अगर कंपाउंडिंग में कुछ अमाउंट डिटरमाइन हो गया पेनल्टी का, 15 दिन में आपको पे करना है। और एक ऑफेंस जो एक बार कंपाउंड हो गया है, तो सिमिलर ऑफेंस 3 साल तक
कंपाउंड नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने एक बहुत जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने थप्पड़ मारा और हमने कंपाउंड कर लिया, और मैं अगले 3 साल तक सेम ग्राउंड पे फिर से कंपाउंडिंग नहीं करवा सकता। Compounding is possible only when amount involved in contravention is just only when amount involved in contravention is quantifiable. Quantifiable मतलब अमाउंट हमें पता है कि कितनी दिक्कत हुई है, अब अमाउंट ही पता नहीं है तो नहीं कर सकते कंपाउंडिंग। No compounding of cases where approval of any statutory authority or government was required, जहां पर किसी भी सरकारी अथॉरिटी का अप्रूवल रिक्वायर्ड हो वहां कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। No proceeding shall lie in FEMA against the person who has declared an asset held abroad under Black Money Act. Black Money में डिक्लेयर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो कंपाउंडिंग कब कब नहीं हो सकती? अगर उसी सिमिलर नेचर का ऑफेंस 3 साल के अंदर अंदर पहले कंपाउंड हो चुका है तो 3 साल तक कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। दूसरा, सरकारी कोई परमिशन, किसी अथॉरिटी की परमिशन चाहिए तो भी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। तीसरा, अगर अमाउंट क्वांटिफाइबल नहीं है तो भी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई साहब कंपाउंडिंग कब नहीं हो सकती है। 3 पॉइंट लिखना है, फिर से बता देता हूं। अगर एक ऑफेंस ऑलरेडी कंपाउंडेड है और सिमिलर ऑफेंस हुआ है और उसे 3 साल नहीं हुए हैं। दूसरा, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से परमिशन लेना है, स्टैट्यूटरी परमिशन रिक्वायर्ड है, ऐसे केसेस में भी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। तीसरा, अमाउंट ही क्वांटिफाइबल नहीं है तो भी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। वापस चलते हैं हम। अब हमें देखना है पावर टू कंपाउंड, कौन कंपाउंड कर सकता है। आरबीआई कर सकता है कुछ कंपाउंड जो ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 3A होते हैं और ये 3B वाले होते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर 10 लाख या उससे कम के ऑफेंस हो अगर 3A वाले, अदर देन हवाला ऑफेंस, वो कंपाउंड कर सकता है। 10 से 40 लाख वाले डेप्यूटी जनरल मैनेजर, 40 से 1 करोड़ वाले जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर 100 1 करोड़ या उससे ज्यादा। और अगर दूसरे हवाला ऑफेंस हो या मतलब सेक्शन 3A के अलावा वाले ऑफेंस अदर देन ये या 3B जो भी है, तो 5 लाख की उससे कम डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। इसमें सारे डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट वाले हैं, अथॉरिटी है कंपाउंडिंग, और इधर आरबीआई है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में एडिशनल डायरेक्टर, 10 लाख से 50 लाख के बीच में स्पेशल डायरेक्टर, 50 लाख से 1 करोड़ में स्पेशल डायरेक्टर, फिर डेप्यूटी लीगल एडवाइजर, 1 करोड़ से ज्यादा तो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट फिर स्पेशल डायरेक्टर। बस यही है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस एक्ट। हमने पढ़ा आप एक बार ठीक से पढ़े, रिवाइज करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज अवॉइड कॉलिंग, कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ। नंबर है 6266195454। व्हाट्सएप करें या आप चाहे तो ईमेल कर सकते हैं yogesh@lexspecialist LEXSPECIALIS.in पे, या आप चाहें तो करियर क्लासेस इंदौर यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। करियर क्लासेस इंदौर नियर जालसब आगरा। साउथगंज में है। आप चाहें करियर क्लासेस इंदौर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं। टिल देन गुड डे।